जी बेटे, बैदुल्लाह ओके। मैं जल्दी से आपको अपना चैनल दिखा रहा हूँ। उसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं जो कि सिर्फ जो है इस बेस पे हैं कि भाई मैं अकेले बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंबाइंड है P3 P1 के। जो कॉम्पोजिट वाले बच्चे हैं उन्होंने तो सारे करने हैं। एएस वालों को भी मैं हर क्वेश्चन से पहले बता रहा हूँ कि कौन सा एएस का है, कौन सा A2 का है। तो इफ सम ऑफ यू हैव वॉच्ड दोज वीडियोस तो मैं जल्दी से आपको प्लेलिस्ट में बल्कि यहाँ लिखा हुआ पहली P3 प्लस P1 कंबाइंड टॉपिकल मैक्रो यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा आ गया A2 में, करंट अकाउंट रह गया एएस में, तो इसको अलग अलग पढ़ाने का सेंस नहीं बन रहा था। ठीक है, कहाँ एएस को रोकना है, कहाँ A2 को चलाना है, कहाँ दोनों को बताना है, तो इसलिए मैंने ये अकेले रिकॉर्ड करके हर क्लास से पहले बताया है तसल्ली से। दूसरे नंबर पे इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फिर एक्सचेंज रेट्स, फिर जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी ट्रेडिंग ब्लॉक्स, उसकी एक अलग क्लास बना के वो सिर्फ सेपरेट A2 के लिए होगी। तो मैं हर प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वीडियो किसके लिए है। ठीक है, तो एएस में भी A2 में उसके हिसाब से मैं प्लेस कर रहा हूँ जो वीडियो जिसकी कंबाइंड दोनों में लग रही हैं। एवरीवन क्लियर ऑन दिस बेसिक आइडिया? ओके, आई गेस यू आर। लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो। ये 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और 12वें क्वेश्चन पे हम इस वक्त जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जी? टेबल शोज द एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड पर पर्सन used by the World Bank to classify countries according to their nominal gross national income (GNI) in 2000 and 2010. राइट? अब उसने नीचे हमें फिगर दिए, ये मैं आपको क्लास में पढ़ाता रहा हूँ। लो इनकम और हाई इनकम वाले 2000 में 755 और लेस लो इनकम कंसिडर होते थे, 2010 में 1005 और लेस कंसिडर होते थे लो इनकम। हाई इनकम इस तरह, फिर लो मिडिल, फिर अपर मिडिल, फिर हाई इनकम। इसको हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको स्टेटमेंट्स को टैली करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इररिफ्यूटेबल है, रिजेक्ट ना हो सके, कंफर्म बताए वो। ठीक है, अच्छा जी। ऑप्शन ए, बच्चे आप लोग भी गौर करें, इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज इंक्रीज बिटवीन 2000 एंड 2010। लो इनकम और हाई इनकम कंट्रीज का गैप निकालें। क्या 2000 से 2010 में इंक्रीज आई है उसके अंदर? 755 माइनस करें 9266 से 2000 के लिए, और फिर इसी तरह 12276 में से 1005 निकालें 2010 के लिए। ए ही सही होगा, बिकॉज मैंने जुबानी किया था, मेंटल मैथ से मेरे लग रहा था कि तकरीबन जो है साढ़े 8400 का डिफरेंस आया है 2000 में दोनों में, और 2010 में कोई 11000 से भी ऊपर डिफरेंस बन रहा है। सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस जी? बाकी ऑप्शंस डेफिनेटली विरास, ये क्या बता क्या रहे टेबल आपको? इट्स अ वेरी ऑड क्वेश्चन मेरा बेटा। लो इनकम, हाई इनकम, इनकम इनइक्वालिटी बता रहा है ना कंट्रीज के बीच में, उस तरह कैटेगराइज किया गया, राइट? गॉट इट ना? सो इसमें तो बेसिक चीज है ना। चले नंबर 13 जी। ड्यूरिंग अ ईयर अ कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स इंक्रीज्ड बाय 8%। ये हमने कल काफी क्वेश्चन किए थे। जी जी बेटे। आपको कंफर्म है कि आपने मार्क्स स्कीम चेक की थी और सी है? बेटे बनता नहीं है, और कोई मैं दोबारा नहीं, कैलकुलेट मैंने भी आपके सामने की है। भेज दें। जी एक सेकंड जी। वो A2 मैक्रो चैप्टर 1 यही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला ही है ना? 1 मिनट 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 1 मिन
वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ देख लूँ कि कल हमने ये किया था कि नहीं। मैं पहले, हाँ, ये किया था ना, हमने यही किया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, चैप्टर 1। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको देख लेते हैं दोबारा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई हो। अच्छा, वापस जा रहे हैं जी, फिर तो इराज की बात भी वैलिड हो रही है कि इनकम इनइक्वालिटी का कैसे पता लग सकता है। हाँ, 1 मिनट। एवरेज इनकम 755 है, लो इनकम में, हाई इनकम में 9266 है। सो इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड। अब मैं देखता हूँ आपने क्या स्क्रीनशॉट भेजा है, उसको मैं जल्दी से देख रहा हूँ। तुमने बड़ा टेढ़ा सा भेजा है। If we view every figure by 1.33 can be seen that approximately prices did in बेटे कोई और क्वेश्चन है बेटे? बेटे तो एक्सप्लेनेशन में कुछ और बता रहा है, वो किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा है। If we multiply every figure by 1.3, we can see that approximately prices did increase by roughly in because roughly one। प्राइसेस का तो बात ही नहीं हो रही क्वेश्चन में। चलिए मैं दोबारा देखता हूँ। On average, world prices increased by roughly one third between 2010 and 2000 and 2010। अच्छा, प्राइसेस यहाँ पे कैसे मालूम हो सकती हैं, आप लोग मुझे बताएं। व्हाट्स द वे टू फाइंड प्राइसेस फ्रॉम दिस? मैं तो वही कह रहा हूँ, इसमें तो कहीं मेरा बेटा जिक्र तक नहीं है इसका अपना, क्या उसको बोलते हैं, प्राइसेस का, मेरा बेटा। बेटे इसका कोई ताल्लुक नहीं लग रहा मुझे इस एक्सप्लेनेशन का बेटे आंसर से, शायद ये मिस्टेक है। ठीक है। उसको प्लीज़ मई जून 2014 की वैसे ही देख लेना किसी वक्त, और कल मुझे ग्रुप्स पे लगा देना, अगर मसला हो तो मैं बल्कि खुद ही इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, बहुत टाइम लग गया इसके ऊपर। ये हमने क्वेश्चन किया था पहले भी इस तरह के। During a year, a country's national income in money terms increased by 8%, nominal GDP 8% बढ़ा है, total population increased by 2%, real income per head remained constant. What was the approximate change in average price level? मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि बी बिल्कुल मेरे नहीं, बी नहीं है, दोबारा देखो। 8% मनी जीडीपी बढ़ा है, 2% पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो 2% कम हो गया, 6 रह गया। क्योंकि हाँ, माइक बंद कर, तो मैंने अपनी क्लास सुनी है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होती बाज़ दफा। 8% मनी जीडीपी बढ़ा, यानी मनी टर्म्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट 8% बढ़ी, या इनकम, जिस तरह भी हम कैलकुलेट करें जीडीपी को। पॉपुलेशन 2% बढ़ी, तो पर हेड वो 2% कम हो जाएगा, 6% बढ़ेगा। वो कहते हैं रियल इनकम पर हेड चेंज नहीं हुई, तो 6% महंगाई हुई होगी, ऑप्शन सी, एज इन कैट। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रही हो? डिवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना 2% से। हाँ, वो फिगर पे रियल पर हेड पे जब आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2% कम हो, तो माइनस करना है आपने इससे। आपने डिवाइड नहीं करना, आपका रियल जीडीपी नहीं है। आपको उसने बताया मनी टर्म्स में 8% बढ़ा है, पॉपुलेशन 2%, तो वो कम होके 6 पे आ जाएगा। अब महंगाई कितनी हुई कि रियल जीडीपी चेंज नहीं हुआ? 6%, 6%, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को इसमें नहीं नहीं, रियल इनकम ही लिखा हुआ है मेरे बेटा उसने, इसलिए तुम्हें पता लगा कि 6% प्राइसेस बढ़ी हैं। मैं इसमें कैलकुलेशन वो वाली आप नहीं कर सकते जो आप कह रहे हो, नो वे, क्योंकि आपके पास जीडीपी नहीं दिया हो ना, आप कैसे उसको पॉपुलेशन। लॉजिकली सोचो, आपके मुल्क में जो इनकम या वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 8% बढ़ी है करंट ईयर प्राइसेस पे। इन्फ्लेशन उसमें से परसेंटेज माइनस करोगे रियल बनाने के लिए, पॉपुलेशन पे डिवाइड करोगे टू मेक इट रियल जीडीपी पर हेड।
हमें कोई फिगर नहीं दिया गया, परसेंटेजेस तीनों दी गई हैं। तो मनी जीडीपी में से आपने अगर पॉपुलेशन बढ़ी है 2% वो माइनस कर दिया, 6% प्राइसेस बढ़ी होंगी, इसलिए रियल जीडीपी चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो गया? एनीवन एल्स जी? ये आसान क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूं शाहूद को। शाहूद, विच चेंज वुड कॉज एन इंक्रीज इन कंट्रीज एचडीआई? एचडीआई के तीनों हिस्से सोचें, एक सही दिया होगा। सी ऑप्शन, एन इंक्रीज इन मीन ईयर्स या एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ना रिटायरमेंट एज उसमें आता है, ना इनकम इनइक्वालिटी, ना ही जेंडर इनइक्वालिटी। सब समझ गए? नंबर 15, अब सेम क्वेश्चन है, इसको में आप ट्राई करें। मनी इनकम इन इकोनॉमी इंक्रीज बाय 6%, प्राइसेस इंक्रीज बाय 4%। क्या हुआ? रियल इनकम पे असर देख लें आराम से। अच्छा, आप कहाँ देख रहे हो? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 2%। इसमें बेटे इनकम्स बताई हुई है इसने, तो हमें ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो आपकी, हाँ वैसे वो भी बिल्कुल ठीक है। रियल इनकम डिक्रीज्ड बाय 4%, 2% क्यों नहीं है? लेट मी सी। मनी इनकम इंक्रीज बाय 6%, प्राइस लेवल बढ़ा है 4% से, तो रियल जीडीपी पर हेड जो है वो, हाँ वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज बाय 2%, ऑप्शन डी डेविड बनता है। रियल इनकम डिक्रीज्ड बाय 2% अगर होता इंडिविजुअल आदमी की बात होती, यहाँ पूरे कंट्री की बात हो रही है, ठीक है? एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? और रियल इनकम डिक्रीज नहीं हुई ना, रियल इनकम 2% बढ़ी है, सॉरी, रियल इनकम 2% बढ़ी है। मैं भी आज जरा को लगता है भांग पी के आया हूँ। रियल इनकम बढ़ी है, मनी इनकम 6%, प्राइसेस सिर्फ 4%, तो रियल इनकम तो 2% से बढ़नी चाहिए थी, तो ए तब गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मनी सप्लाई का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, डी बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 2%। थैंक यू। में एनीबडी कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बेटे मेरे, ये थोड़ा सा स्टटर कर रहा हूँ? Okay, let's go to number 16. Let's give this to Ryan. आप क्लास में हैं? जी बेटे, GDP per head is an indicator sometimes used to compare living standards of various countries. GDP is converted into a common currency at market exchange rates. What might cause this indicator to exaggerate the relative position of an individual country? तसल्ली से देखिएगा जरा, समझ वाला क्वेश्चन है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है, या कुछ और? नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी का ऑप्शन नहीं दिया उसने, कुछ और दे रहा है, सोचे तसल्ली से। बेटे, हाई लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस कि जीडीपी अंडरस्टेट कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है एग्जैजरेट कर रहा है, ओवरस्टेट कर रहा है कुछ कंट्रीज की पोजीशन को, उसको देखिए। बी एज इन बॉल, कुछ कंट्रीज का जीडीपी बहुत ज्यादा है लेकिन उधर मल्टीनेशनल्स का पैसा आया हुआ है, फॉरेन ओनरशिप बहुत है, बाजार लग रहा है जी बहुत ऊपर जा रहे हैं, एग्जैजरेटेड फिगर है। जब भी मल्टीनेशनल्स वापस गई वो वापस नीचे आ जाएंगे। वेल डन मोहम्मद, सबको समझ आ गया क्वेश्चन? सी और डी ऑप्शंस जो हैं उनमें जीडीपी अंडरस्टेट कर रहा है सिचुएशन को, एक में ओवरस्टेट कर रहा है, बी में हाई लेवल ऑफ फॉरेन ओनरशिप इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। समझ आ गया बच्चों? अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन म्यू पे है। व्हाट वुड कॉज एस्टिमेट्स ऑफ मनी वैल्यू ऑफ measure of economic welfare for a country to be greater than the value of GNP? अब आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये अब एएस में मूव कर चुका है जीएनपी वगैरह का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अध्ययन करवा दूं। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या करता है? जीएनपी कैसे बनता है? वो जीडीपी में फॉरेनर्स की इनकम निकाल दो और अपने पाकिस्तानी वगैरह जो बाहर हैं उनकी इनकम्स ऐड कर दो, वो जीएनपी बन गया। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे एडजस्ट करता है जीएनपी को? पोल्यूशन वगैरह को इसमें से निकाल देता है, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड को कम कर रही होती हैं।
प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है जीएनपी में। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज इररिलेवेंट है। वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ये देखो आपकी हिडन इकोनॉमी जो है वो काउंट नहीं होती जीएनपी में, क्योंकि वो इलीगल है या ब्लैक मार्केट है या नजर नहीं आ रही। तो जब उसको ऐड करो तो म्यू का फिगर ऊपर चला जाएगा जीएनपी से। समझ आ गया? जीएनपी की एक लिमिटेशन जहां पे वो लिविंग स्टैंडर्ड को अंडरस्टेट कर रहा है। हमारे जैसे मुल्कों में जहां बहुत सारी हिडन इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर वे हायर देन सम अदर कंट्रीज। सबको समझ आ गया मेरे बेटे या कंफ्यूजन? Excellent. Let's go now to, oh yaar, I hate these questions like anything. Anyways, let's see. आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं. In 2012, a UN report calculated the stock of wealth of 20 countries in terms of human, natural, and produced resources. This was measured by as the Inclusive Wealth Index. The diagram shows annual percentages in IWI, Inclusive Wealth Index, between 90 and 2008 of the economies with the fastest and the slowest growth in IWI. It also shows their 2008 GDP per head. खुदा का ही खौफ. चाइना, केनिया, नाइजीरिया, रशिया, सबका देखें. ह्यूमन है जी ग्रे, लाइट ग्रे. नेचुरल है, मुझे भी देखना पड़ेगा अभी. नेचुरल है जी शेड. आपने किया था, लेट्स सी. पहले डी को देख लेते हैं. देयर वाज एन इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल फोर कंट्रीज. सब कंट्रीज में कब से कब की बात कर रहे हैं? 1990 से 2008. हाँ, प्रोपोर्शनेटली ये सब में रशिया में बढ़ा है ये ह्यूमन रिसोर्स. जीरो से तो आगे है, जीरो से तो आगे है, ये बात तो सही है. तो सब में ये पॉजिटिव है और बड़ा है. बाकी बिल्कुल सही हो गई. बाकी जरा एक दो रिजेक्ट करते हैं. ए देखते हैं. लो लेवल ऑफ जीडीपी पर हेड मेंट एन इनएबिलिटी टू बिल्ड स्टॉक ऑफ वेल्थ. लो लेवल ऑफ जीडीपी मेंट इनएबिलिटी टू बिल्ड अ स्टॉक ऑफ वेल्थ. नहीं, केनिया का कितना लो है जीडीपी, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारा स्टॉक ऑफ वेल्थ बना लिया है. तो ऑफ कोर्स ये बात गलत है. ठीक है, डी ही बनता है. देयर वाज एन इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होना, तो इस पर इतना ज़्यादा खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है. चले जी, ये नंबर 19. अच्छा बच्चों, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन से बच्चे आए? तो काफ़ी आए हुए थे. हाजिर खालिद क्लास में है? Okay, very good. During a certain period, a country with constant population expands its output per head. It also experiences a significant increase in river and atmospheric pollution. In the absence of any other changes, which measure would show a decrease in living standard? कौन सा measure है जो pollution वगैरह को consider करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है. आज एक रिवीजन वीक लग रही है, तसल्ली से देखो वैसे. डी, शाबाश कॉन्फिडेंस के साथ. डी एज इन डेविड. न्यू म्यू, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये क्या करता है? जीडीपी जहाँ पे अंडरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड से, लेजर टाइम लोगों के पास है, उसकी वैल्यू ऐड कर देगा. हिडन इकोनॉमी की वैल्यू ऐड कर देगा. पोल्यूशन की वैल्यू निकाल देगा. क्वालिटी ऑफ द गुड्स कम हो रही है, वो वैल्यू कम कर देगा. तो वो उसको एडजस्ट कर रहा होता है. तो पोल्यूशन को सिर्फ म्यू देखता है हमारे चार इंडिकेटर्स में जो हमने पढ़े उनमें से. सबको समझ आ गया जी? अच्छा जी. अब नंबर 20. हाउ माइट रियल जीएनपी पर हेड बी एडजस्टेड टू मेक इट अ मोर रिलायबल इंडिकेटर व्हेन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज? खदीजा मजहर तसल्ली से देखिएगा. रियल जीएनपी को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है कि वो बेहतर मेजर बन जाए? कोई उसकी लिमिटेशन पकड़ो और आपको आंसर मिल जाए. रियल जीएनपी पर हेड है, रियल जीएनपी पर हेड, जीडीपी वाली लिमिटेशन ही है इसकी. खदीजा आप क्लास में हैं? ओह, शी इज नॉट देयर. महिरा आप बताएं खदीजा की जगह पे. टेक योर टाइम.
Look for a limitation of GDP and GNP. Hidden economy, option C. डी ऑप्शन ठीक होती है अगर वो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स ले रहा होता है इंस्टेड ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट्स। बच्चों मुझे याद कराइएगा, एट सम पॉइंट मैं आपको ये परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स का कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट करने सिखाऊंगा, ये जरा ट्रिकी होते हैं। नंबर 21, country X's living standard were compared with country Y's living standard using real GNP per head converted into US dollar. Country X was ranked above country Y. Which factor might have caused this ranking to be incorrect? यामीन, एक सेकेंड जी, सॉरी, मुझे वो करना पड़ेगा, एक बच्चे को एंटर करना पड़ेगा। जी यामीन बेटे, नंबर 21 आपका क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। इस पर आपने इनकरेक्ट बताना है। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। Distribution of income was more unequal in country X than in country Y. Yes, it's a possibility. Distribution of income was more unequal in country X. उसको above rank किया हमने, लेकिन उस what factor might have caused this ranking to be incorrect? ये possible है। इन्फ्लेशन वाला तो छोड़ दें, बिकॉज इन्फ्लेशन रियल जीएनपी है तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ये भी जीएनपी के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट स्पेंडिंग शामिल होती है तो ये भी एडजस्ट हो चुकी है। मुझे ए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट्स वर यूज्ड रादर देन परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स। तो डी क्यों गलत है? एक्चुअल एक्सचेंज रेट जो है, हाँ, इनकरेक्ट कर रहा है ना। एक्चुअल रेट हमने लिए डॉलर के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट नहीं किया। हो सकता है कंट्री वाई में परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा हो, वही $1000 ज्यादा चीजें खरीद सक रहा हो, तो हो सकता है कंट्री वाई बेहतर हो। तो ये तो बड़ा सॉलिड सा पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाज मोर अनइक्वल इन कंट्री एक्स देन कंट्री वाई, ये क्यों नहीं है? ए या डी? नहीं बेटे, ये भी लिमिटेशन है इसकी, जीएनपी की। रियल जीएनपी पर हेड है। मैं ए लूंगा बेटे, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी इज सच अ स्ट्रॉन्ग मेजर कि इनकम इनक्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। ये गलत क्वेश्चन कभी कभी बना देते हैं, लेकिन ए लीजिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। यामीन, सबको समझ आ गया? किसी बच्चे के पास मार्क्स की है तो चेक कर लें। ए है, ठीक है। कौन सा सही क्यों नहीं है बताएं? बी मैंने भी एक्सप्लेन किया बेटे। जीएनपी जीडीपी से बनता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीडीपी का हिस्सा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है ना। हाँ, इन्फ्लेशन भी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, रियल जीएनपी है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए, तो मेजर को खराब कर ही नहीं सकते। ए और डी बच गए, उसमें आई विल गो फॉर ए, एंड उस बच्चे ने बोला है कि ए ही है मार्क्स स्कीम में, सो ए इज करेक्ट। ठीक है जी, परचेजिंग पावर पैरिटी वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, जो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, खत्म हुआ जी ये टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जी, व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन जीडीपी पर वर्कर इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी? मोहम्मद अली, अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ी? सी इज वेरी करेक्ट, शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, अपने लिए उगाते थे फ्रूट और खा लेते थे, अपने लिए फूड उगानी और खा लेनी, अब मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा, ट्रेन होएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। और उल्टा जो है, शिफ्ट इन वर्किंग इन फ्रॉम वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग टू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी कम होगी। पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इंक्रीज होने से नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होंगे, अब अपना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी।
इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट से भी नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा जॉब पे आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का उसमें कोई ताल्लुक नहीं आउटपुट पर वर्कर का। सबको क्लियर हो गया? ऑप्शन सी, पहले खुद ही अपने खेत उगा के खाना खा रहा था खुद ही उसमें से, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मोर प्रोडक्टिव देन एग्रीकल्चरल एंड टर्शरी सेक्टर इज मोस्ट प्रोडक्टिव इवन कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। D, a developing economy experiences a rapid growth in labor productivity. What is most likely to result from this? Anna Shabir, try कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डी एज इन डेविड, एन इंक्रीज इन रियल इनकम पर हेड। देखो बेटे, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट, ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है, कम हो जाएगा, हमारी कॉस्ट कम होंगी, हमारी एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी लगेंगी। बी, इंक्रीज इन कंट्रीज रिलेटिव लेबर कॉस्ट, नहीं, एक ही वर्कर पहले ज्यादा चीजें बना रहा है हर वर्कर, तो लेबर कॉस्ट तो कम होंगी। और डिप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी, नहीं, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। Very good, शाबाश है ना। Which change could best indicate that a country has experienced economic development? इरास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पता है, इट्स अ मच बिगर टर्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ओ यार। चले देखिए इरास, मैंने आंसर दे दिया आपको। आर यू इन द क्लास इरास? टेक योर टाइम। ए, एन इम्प्रूवमेंट इन एवरेज सिटीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट में हमेशा तीन चार इंडिकेटर्स माइंड में रखना, एचडीआई को माइंड में रखना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जीडीपी का भी उसमें एलिमेंट होता है, लेकिन मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ, पोल्यूशन कम होना, लेजर टाइम ज़्यादा होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेजर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होना, ये सब कुछ। सो ऑप्शन ए 100% करेक्ट है। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑल राइट जी। अनसब, आप हैं क्लास में? How might a developing economy gain from a multilateral reduction in import tariffs and the removal by developed economies of subsidies on food exports? तसल्ली से जरा क्वेश्चन को समझो पहले। टैरिफ हट गए हैं, कई कंट्रीज ने हटा दिए मिलके, और डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपनी फूड्स को सब्सिडाइज करना बंद कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हाँ, नॉर्मली उनका एग्रीकल्चर पुअर होता है कंपेयर टू अस। सो ए, थ्रू इंक्रीज स्पेशलाइजिंग लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। बेटे, फ्री ट्रेड का मेन फायदा ही कंपैरेटिव एडवांटेज है, और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बी क्यों गलत है? थ्रू इंक्रीज्ड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इन्फेंट इंडस्ट्रीज, ये तो प्रोटेक्शनिज्म के हक का आर्गुमेंट है, ये तो उसके खिलाफ जाएगा ना। थ्रू अ रिडक्शन इन कॉस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ इंपोर्टेड फूड, नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमीज खुद फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर इंपोर्ट नहीं कर रहे होते। थ्रू इंक्रीज, उनको फायदा क्या हो रहा है, उनको बाहर की दुनिया में अपनी सब्जियां फ्रूट वगैरह बेचने का चांस मिल रहा है, उन्होंने लोकल फर्म्स को सब्सिडाइज करना बंद कर दिया है। थ्रू इंक्रीज टैरिफ रेवेन्यूज, टैरिफ तो हट गया, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सो वेल डन गाइस। नंबर 5, किसी को मैंने ना पूछा हो, जरा वॉलंटियर करें प्लीज अपना नाम। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, खामोश ना रहें प्लीज, वॉलंटियर करें। आप कौन हो? आप तो रोज बताते हैं, खैर बताइए जी। नंबर 5, व्हाट इज मोस्ट, अदन आप बता दें, अदन। व्हाट इज मोस्ट लाइक, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, माइक बंद रखिएगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ एन इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट लेबर फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज? हमारे जैसे कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर जाती है माइग्रेंट, तो उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा और उनकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का सोच लो, दो ऑप्शंस बच जाएंगी, फिर इन्फ्लेशन पे आना। जस्ट अ मोमेंट बेटे, मुझे एक बच्चे को एंटर करने दें। जी अदन बेटे, टेक योर टाइम। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5।
इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी जब लेबर की सप्लाई ज्यादा है? नहीं 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 नहीं, अच्छा आपने उस एंगल से सोचा नहीं। बेटे माइग्रेंट लेबर जब उधर जाती है तो लेबर की सप्लाई बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होती है। आपका आपका पॉइंट भी गलत नहीं था, तो ऑप्शन बी बनेगी एज इन बॉल। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज। समझ आ गया अदन बेटे? नहीं बेटे देखो, मेरे माइंड में बहुत क्लियर था। माइग्रेंट लेबर बहुत सस्ती होती है, हम लोग सऊदीया में देख लो, यूएई में देख लो, बहुत सस्ता काम कर रहे हैं कंपेयर टू लोकल लेबर। तो उनकी कॉस्ट इतनी गिरती है कि उनकी डिमांड वाली इन्फ्लेशन आने की बात नहीं होती। समझ आ रही है? या सो क्वेश्चन नंबर 6, गुड ट्राई वैसे दिन। मुजफ्फर इमरान, माइक बंद रखना प्लीज पहले। Which feature of Indian economy could explain why the PPP, purchasing power parity exchange rate of rupee, is much higher than its market exchange rate? पीपीपी का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं। हमारे जैसे मुल्कों में हेयर कट्स, ब्यूटिशियन सर्विसेज, कुछ चीजें जो नॉन ट्रेडेड होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। हैव आई गिवन यू द आंसर? मेरी गलती से डेफिनेशन दी, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, बेसिक रिवीजन सही हो ना। बाय डेफिनेशन होते हैं ऑप्शन सी, द रिलेटिवली लो प्राइस ऑफ गुड्स नॉट ट्रेडेड इंटरनेशनली। सो मुजफ्फर, बल्कि वेल डन सर जुनेद जी, वेल डन मुजफ्फर। मुजफ्फर आप ये कर दो। विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजुअली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज? सेविंग रेशियो सोचें, कैपिटल आउटपुट रेशियो सोचें। बड़ा आसान होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में हर चीज ही बुरी होती है। ऑप्शन ए, तो ये तो बस पल्ले बांध लें। सेविंग रेशियो भी कम, हमारी इनकम्स कम है तो सेव क्या करेंगे? अब महंगाइयाँ ज्यादा होती हैं यहाँ पे। कैपिटल आउटपुट रेशियो, हमारा कैपिटल आउटपुट पुराना सा रेशियो है, तो वो क्या स्पीड देगा? इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है हमारे पास। सॉरी मुजफ्फर, आई काइंड ऑफ आंसर्ड बोथ योर क्वेश्चंस। हमने एज एन डेवलपिंग कंट्री एक्सपीरियंस। जी बेटे पूछें। एब्सोल्युटली बेटे। एक तो लेवल ऑफ इनकम आपने पढ़ा था, अमीर की एमपीएस ज्यादा होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का सेव वो ज्यादा करता है। एमपीसी लो होती है, ऑलरेडी सारी लग्जरीज उसके पास है, तो उसकी सेविंग रेशियो हाई होती है। हमारी इनकम्स कम है तो सेविंग रेशियो लो है। साथ में फ्यूचर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन सेव कर नहीं पाते। समझ आ गई? वो वैसे डेवलप में हाई होगी सेविंग रेशियो, और कैपिटल आउटपुट रेशियो भी हाई होगी, उसका डी होता अगर डेवलप्ड होता। ठीक है चले। उम्मीद कुलसुम आप बता दें, अ डिग्री डेवलपिंग कंट्री, बल्कि आमने हसन को मैंने बोला था, अ डेवलपिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस अ रैपिड ग्रोथ इन लेबर प्रोडक्टिविटी। अच्छा पहले रिपीट है लेकिन चले आमना, आप बाद में आई थी, देख लें व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम दिस। ग्रोथ हुई है लेबर प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ेगा बेटे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी। साफ साफ आंसर है। कौन सा? as in David, an increase in countries relative labor cost। ठीक है? नहीं, एक मिनट। लेबर कॉस्ट कम होगी, लेबर कॉस्ट तो कम होगी। अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यस बेटे। हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी हुई, हमारी आउटपुट की प्राइसेस कम हुई, कॉस्ट कम होने से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, करेंसी की डिमांड बढ़ी। इंपोर्ट्स हमने अब कम खरीदी, अपने मुल्क में सस्ती और अच्छी चीज़ें बन रही थी, करेंसी की सप्लाई कम हुई तो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाएगा। अब ना ये आसान क्वेश्चन था, आपने थोड़ा सा ना जल्दी की है। समझ आ गया मेरा बेटा? आप हमने गॉट इट, ओके ओके। चलें लेट्स मूव ऑन जी, नंबर 9। दिस आई एम गिविंग टू इरास अगेन। व्हाट इज नॉट अ वैलिड इकोनॉमिक आर्गुमेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज टू परस्यू अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इरास पहले बताओ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है क्या? हाँ, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, वो अपने मुल्क में लगा दें। फर्नीचर, जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करें अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं। जी बेटे, कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है इसके ऊपर?
ए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हम नहीं ढूंढ रहे, हम तो अपने मुल्क में बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बाकी तीनों वैलिड है। शाबाश, वेल डन, राज समझ आ गया था सब बच्चों को? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस हम इंपोर्टेड गुड्स जो ला रहे हैं अपने मुल्क में उनको कम करना चाह रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लोकल यूजेज के लिए एक्सपैंड करें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के थ्रू हम नहीं करना चाह रहे ये। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का, अच्छा देखने दो मुझे, मैंने जल्दी से राज की बात सुन के मुझे सही लगा था। टू embark on industrialization as a basis for export led growth, नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, ये भी नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट। खैर सी बी देखते हैं। टू एक्सप्लॉइट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लेबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास लेबर है, हम चाहते हैं हम खुद बनाएं। To increase the opportunities for exporting goods in which they already have a comparative advantage, yes this has to be correct, क्योंकि comparative advantage से ऊपर कोई you know, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमने नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ढूंढना है अली, हमने नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। एक मिनट। टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स इन विच दे, अच्छा ऑलरेडी अगर कंपैरेटिव एडवांटेज था तो फिर हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। यस यस यस, सी नॉट वैलिड है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी कंपैरेटिव एडवांटेज था, उस गुड को हम क्यों इंपोर्ट करेंगे? मतलब पाकिस्तानी टेक्सटाइल बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, वैसे हम करते हैं बाहर का ठप्पा लगने के बाद, लेकिन क्योंकि हमारा अपना कंपैरेटिव एडवांटेज है तो हमें अपना कपड़ा लेना होता है। सो सी इज द नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट। बड़ा अजीब से नॉट डाल के ना गड़बड़ कर देते हैं। सबको समझ आ गया है? आमना आप कुछ पूछ रही थी? आप समझ आ गए? आप समझ आ गए? Yeah. Number 10. Which change is most likely to increase both economic growth and economic development in the long run? अदन अली जरा देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी का बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ का बढ़ना, कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना, तो किस चेंज से दोनों आने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री के अंदर? बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप लॉजिक पे चलोगे तो। टेक योर टाइम। बी एज इन बॉल या डी एज इन डेविड? बी एज इन बॉल, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं सारी ये रिजेक्ट करवाता हूँ बाकी। डिक्रीज इन सेविंग रेशियो, अगर आज हम सेविंग कम करते हैं, कल को बैंक्स जो है लेंडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके पास सेविंग्स नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा, तो उससे क्रेडिट मल्टीप्लायर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पोटेंशियल ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह नहीं आएगी। बी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का मतलब है एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, ये सब कुछ आपकी वक्ती तौर पे इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आएगा, करंट इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और लॉन्ग रन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि हमारा पोटेंशियल ग्रोथ भी आएगी और हमारी लेबर की हेल्थ अच्छी, एजुकेशन अच्छी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हमारे करंट ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ शायद दे दें, लेकिन डेवलपमेंट नहीं आएगी, फ्यूचर में कंपैरेटिव एडवांटेज उड़ जाएगा। ग्रेटर यूज ऑफ कंपल्सरी ओवर टाइम वर्किंग ऑफ लेबर, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल आ जाएगी, डेवलपमेंट कैसे आएगी? लेजर टाइम कम हो रहा है, वर्कर्स बेचारे बीमार हो रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। वेल डन अदर, शाबाश। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11। हाँ 11, what is likely to result from the discovery of oil reserves in a developing economy? हाजिक खालिद, try to solve this मेरा बेटा। इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज रेट आप कह रहे हैं, व्हाट्स योर लॉजिक बिहाइंड इट? बी एज इन बॉल, मैं मान रहा हूँ। बी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो? डी तो गलत है मेरा बेटा, डी तो गलत है, आप दोबारा देखिए इसको। वैसे वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं, वो गलत नहीं है।
बी ही बनेगा। देखो अल्टीमेट इफेक्ट रियल एक्सचेंज रेट पे आता है बेटे, ठीक है। अब देखो हम उनका ऑयल निकला है, सारी बात है, वो ऑयल का हम इंपोर्ट करेंगे, तो वो इसने क्या लिखा है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कुछ समझ रहे हो? ऑयल की बात नहीं की उसने, जनरल इंपोर्ट्स की बात नहीं की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की है। रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा क्योंकि हम ऑयल ना सिर्फ बाहर से कम मंगवाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ईच केस आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके। नंबर 12, हाउ माइट, मैं किसी को पहले असाइन कर दूं। चले इसको हम देते हैं वापस। मुनीब है क्लास में आज? किसी बच्चे से मैंने अभी तक बात ना की हो। चले फिर वही मैं अपने। हाँ नंबर 12 जी। आप कौन है बेटे? अब्दुल्ला आसिफ, ओके। नंबर 12, अब्दुल्ला माइक बंद रखिएगा। हाउ माइट अ डेवलपिंग इकोनॉमी गेन फ्रॉम अ मल्टा, ये तो रिपीट है। उन्होंने टैरिफ वगैरह हटा दिए थे और अपने फूड पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज देना बंद कर दी थी, तो उसका जो है उसके रिजल्ट में हमारे पास ए ऑप्शन थी, थ्रू इंक्रीज स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। नंबर 13 अब्दुल्ला देखें, the table gives the percentage of employment in primary, secondary and tertiary sectors in four countries। खुद देखो कौन सा कंट्री डेवलपिंग है, किस सेक्टर पे कौन रिलाय कर रहा होता है, तसल्ली से देखिए। सी नहीं है अब्दुल्ला, दोबारा देखो। हमेशा प्राइमरी पे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। डी, अब देखो ना, आपने कॉन्सेप्ट ठीक किया तो आपका आंसर ठीक हो गया। ऑप्शन डी एज इन डेविड, प्राइमरी सेक्टर बड़ा। वैसे आपकी बात ठीक है, डेवलपिंग का वर्ड था तो कंफ्यूजिंग था, लेकिन स्टिल आई वुड ऑलवेज गो फॉर डी। लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अब वो डेवलपिंग के लो इनकम बोलेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन जीडीपी पर वर्कर इन अ डेवलपिंग कंट्री। मैं ख्याल ये हम क्वेश्चन करके आए हैं। यस, शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, खुद ही उगा के पहले अपनी फूड खा रहे थे, उसमें इतना प्रोडक्टिविटी नहीं होती एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, तो ऑप्शन सी ये हमने कर लिया था, ठीक है। ये कुछ शायद नया क्वेश्चन है जी, इसको रायान आप देखिएगा। A fair trade scheme encourages consumers in developed countries to buy food produced by farming cooperatives in developing countries at a higher price than that charged by commercial firms. Why might this be harmful to economic development? D as in David, it will slow the process of economic diversification in developing economies. या पॉसिबल, मुझे बाकी सारे चेक कर लेने दो। फेयर ट्रेड स्कीम आई, माइक बंद कर दें प्लीज, जिसने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं फूड किससे खरीदेंगे, फार्मिंग कोऑपरेटिव से। डेवलपिंग कंट्रीज में जो कई फार्मर्स मिलके एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो उनसे फूड खरीदी जाएगी एट अ हायर प्राइस देन चार्ज बाय कमर्शियल फर्म्स। तो हमारे लिए ये मसला क्यों होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? इट विल कॉज अ वर्सनिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। नहीं, हमारी तो प्राइस बढ़ रही है एक्सपोर्ट्स की, फूड की, तो हमारी तो बेहतर होंगी। इट विल, अब ये कौन इस टाइम पे आ रहा है सियाना बच्चा? वैसे मेरा बेटा 10 मिनट रह गए हैं क्लास में, 8 मिनट, और आप क्लास में तशरीफ ला रहे हैं। नंबर बी जी, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एड प्रोवाइडेड टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। नहीं, वो गवर्नमेंट एड ही है ना जी, फेयर ट्रेड स्कीम, उनको पैसा दिया जा रहा है ज़्यादा, तो ये तो गलत हो गया। इट विल रिड्यूस द प्राइस सब्सिस्टेंस फार्मर रिसीव फॉर दे प्रोड्यूस। सब्सिस्टेंस फार्मर्स ही फूड बनाते हैं, वो खुद कंज्यूम करते हैं, प्राइस वो चार्ज ही नहीं करते, तो सी तो बिल्कुल गलत है। इट विल स्लो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। यस, हम फूड बनाने में रुक जाएंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, टर्शरी वगैरह में, क्योंकि हमें अच्छी प्राइस मिलना शुरू होगी। गुड वर्क रायान, वेरी वेल डन।
नंबर 16 जी, लास्ट क्वेश्चन, 3-4 करके ये रहते कितने? 18, 19, 20, काफी सारे हैं ये तो, काफी सारे हैं। ठीक है, इसको फिर कल ही करना पड़ेगा बाकी को। नंबर 16 अभी करते हैं। चलें यामीन, सही तैयार हो जाए मेरा बेटा। डेवलपिंग इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस अ रैपिड ग्रोथ इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ये तो हमने कर लिया है। एक ये ना क्वेश्चन, an increase in real income per head productivity बढ़ने से, डी ऑप्शन की। 17 ये आप करें यामीन, रियल आउटपुट इन इकोनॉमी ग्रोज बाय 2.5% बट द सेम टाइम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, ये हमने पहले भी इसका क्वेश्चन किया था। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? बहुत आसान है, अगर आप लॉजिकली करेंगे, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। कौन सा? बी एज इन बॉल, लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, आउटपुट बढ़ी है 2.5 और एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। यस, कम वर्कर ज्यादा चीजें बना रहे हैं, आउटपुट पर वर्कर बढ़ गई, बिल्कुल ठीक है, शाबाश जी। नंबर 18, काफी सारी को कैलकुलेशंस लग रही हैं। महिरा, देखिएगा बेटे, टेबल बिलो रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर 4 years शोन। रियल जीडीपी, जीएनपी पर हेड दिया हुआ है, 100 बेस ईयर में था, नंबर 1 में, फिर 110, 121, 121 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इस तरह परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप एनरोल्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन। व्हाट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डेटा? तसल्ली से महिरा सब कुछ देखिए, जो एक्सेप्ट हो 100% उसको कीजिएगा। जी, मैंने तो ढूंढ लिया आंसर, बचे महिरा। सी एज इन कैट, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। सी बोला था ना महिरा आपने? यस। अब मैं जरा जल्दी से ये सारा करवा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे, इसको जज कैसे करना है। जीएनपी इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रहा है, पहले साल से दूसरे साल में कितने परसेंट ग्रोथ हुई है? 10 चेंज है, ओवर 100 इंटू 100, रियल जीडीपी 2 ओवर रियल जीडीपी 1, माइनस रियल जीडीपी 1 ओवर रियल जीडीपी 1 इंटू 10%। थर्ड ईयर में 11% नहीं है, 11 चेंज है इंडेक्स नंबर का। 11 ओवर 110 इंटू 100 करोगे, वो थोड़ा कम होगा 11 से, इसलिए ऑप्शन ए कि 11% ग्रोथ आई है गलत हो गई। बी एज इन बॉल, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बेटर इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं आई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 साल से 64 साल पे आ गई, 65 टू 64 ईयर्स। एजुकेशन वाले 40 से 38% इनरोल्ड हो गए सेकेंडरी एजुकेशन में, तो वो भी एच डी आई के हिसाब से इनकी डेवलपमेंट कम हुई। सी, देयर वाज बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन ईयर 2 एंड 3। इकोनॉमिक ग्रोथ भी 110 से 121 पे कोई 9% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। कैसे फॉल कैलकुलेट करोगे? 121 माइनस 110, जवाब आएगा 11 डिवाइडेड बाय 110, यानी पिछले साल का 2 का जीडीपी इंटू 100, तो वो कोई 9% के करीब ग्रोथ आएगी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक साल बढ़ी, 4% ज़्यादा लोग एनरोल हुए सेकेंडरी एजुकेशन में, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। वेल डन महिरा। नंबर 19, आमना एहसन, कॉन्फिडेंस के साथ, शाबाश, टेक एज मच टाइम एज यू नीड। व्हाट इज लाइकली टू बी द इफेक्ट on developing economies of an increase in inward foreign direct investment? मल्टीनेशनल्स जब हमारे मुल्कों में आती हैं तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए, एक्सेलरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बर्डन ऑफ डेट तो कम होता है, हमारे मुल्क में पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, फॉरेन कंपनीज आके यहाँ से जो एक्सपोर्ट करेंगी, विजिबल ट्रेड यानी ट्रेड इन गुड्स में सरप्लस आने का चांस है। स्लो डाउन ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, नहीं, अब तो बहुत लोग शहरों में आएंगे,
क्योंकि अक्सर ये कंपनीज आके शेयरों के पास लगती हैं। 20 economists have proposed that the best policy to promote development is trade, not aid. What is implied by this proposal? मोहम्मद अली लास्ट क्वेश्चन करें और हम क्लास बंद करें। B as in ball, developing countries should be given greater access to markets in developed countries. बहुत अच्छे. Developing countries should become self-sufficient. Let me just have a look. Self-sufficient वाली बात पे. Self-sufficient means वो खुद बना के खाए नहीं, गलत है. Trade नहीं कर रहे. C, developing countries should use foreign aid to invest in their. ये तो aid करवा रहे हैं, trade नहीं करवा रहे. Developing countries should use trade barriers to promote import substitution. ये भी trade कम हो रही है. B, developing countries should be given greater access to market in developed economies. थोड़ा बता दूं, developed countries ना preferential access देते हैं. चंद countries को access दे रहे होते हैं अपने मुल्क में, बाकियों को नहीं. तो developing countries की स्पेशली हमारी fruits and vegetables को access नहीं मिल रही होती उन markets में, वो दे दें, हम तरक्की कर जाएंगे aid के through, trade के through, not aid के through. Right जी, so that's it. I'm closing the class and recording will be made available.